हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक और वो टॉपिक है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनमें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रीजनिंग के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अपने शेड्यूल पर एक नज़र डाल लीजिए ताकि आपको पता रहे कि किस टाइम आपका कौन सा वीडियो आ रहा है। टाइमिंग के हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट का वीडियो जिस टाइम आ रहा है उस हिसाब से पढ़ सकें। मॉर्निंग में 7 बजे आपको इंग्लिश मिल रही है, 9 बजे आपको जीएस जीके मिल रही है, 11 बजे आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल रही है और ज्योग्राफी है 1 बजे। अर्थमेटिक और रीजनिंग की क्लासेस जो हैं वो आपको मिलती हैं दोपहर में 3 बजे। एंशियंट हिस्ट्री मिल रही है आपको 5 बजे और 7 बजे आपको जीए मिल रही है और 9 बजे आपको डीआई। ठीक है, तो ये शेड्यूल है। इस शेड्यूल के हिसाब से आप अपना वीडियो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसी के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। यूसीआई डिजिटल के नाम से हमारा चैनल है, यूसीआई डिजिटल के ही नाम से आपका इंस्टाग्राम पर भी आपको यूसीआई डिजिटल का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। फेसबुक पर यूसीआई गो डिफेंस पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, ऑफलाइन लेने में आप नहीं सक्षम हैं, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमारी 2 ऐप है, रेविंग्स और काबिल, वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑनलाइन कोर्सेज में आपको जो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं वो भी मिल जाएंगे, कंप्लीट पैकेज भी मिल जाएगा। इसी के साथ ल्यूसेंट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट ल्यूसेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसकी भी पूरी कंप्लीट बुक सिलेबस आपको विद पीडीएफ मिल जाएगा हमारे काबिल और रेविंग्स ऐप पर। सब्जेक्ट्स वाइज भी हैं, आपको पैकेज में भी मिलेगा। बाकी एनडीए की तैयारी करनी है तो भी आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है यहाँ पर फॉर 6 मंथ फॉर 1 ईयर। चलिए, इसी के साथ आज का जो नया टॉपिक है वो है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक सा चैप्टर रहता है, तो सबको लगता है कि इतना आसान है कि हम इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हम इसे आराम से कर सकते हैं, पर इतना आसान नहीं है। इसका मतलब क्या होता है और किस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका एनालॉजी या सिमिलैरिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिमिलैरिटी का मतलब है एक जैसा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सादृश्यता, एक जैसा, सेम एज। ठीक है, जो आपको एक जैसी चीजों को दिखाए। ठीक, तो बात ये आती है इस क्वेश्चन को करने की कि आपको क्वेश्चन दिया होता है जिसमें आपको 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जाता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से किस तरीके से आपस में रिलेट करती है। उसी के बेसिस पर आपको आंसर देना होता है। तो आता हम सबको है, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, तो ज़रा क्वेश्चन के माध्यम से उन गलतियों को देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन लिखा है हाउस एंड रूम और साथ में लिखा है वर्ड, मतलब यहाँ पर जो हाउस है, कमरा, घर है, वो रूम से रिलेटेड है, तो वर्ड किससे रिलेटेड होगा। तो आपके पास अब यही आता है पोर्शन कि किस तरीके से ये रिलेटेड होगा। तो एक चीज़ माइंड में आ गई कि यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें तो जमीन, ठीक, हवा, सूरज, राष्ट्र, ये चारों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं एक जैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो जरा देखते हैं एक्चुअल में 100% एक्यूरेसी वाला कौन सा आंसर है। इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो मोस्टली आपको सारे के सारे एक जैसे मिलेंगे। कहीं ना कहीं 50-70% वो आंसर से मैच करते होंगे, लेकिन एक आंसर ऐसा होगा जो 100% रिलेट करेगा, तो वही आंसर आपको चेक करना है। जैसे अब देखिए, हाउस किस तरीके से रिलेट कर सकता है रूम से, तो आपको पता है कि जब घर बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, है ना, बहुत सारे रूम्स को मिलाकर आपका घर बनता है। तो हमने एक ये अपना रिलेट करने का पोर्शन समझ लिया। जरा वर्ड को रिलेट करते हैं, विश्व कैसे बनता है। तो सिंपल सी बात है, जमीन, तो जमीन तो आपकी ऑब्वियस सी बात है पृथ्वी, ठीक है, अंतरिक्ष, बहुत सारी चीजों को आप जोड़ दें, विश्व से इसका लेना देना नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है विश्व के अंदर जमीन है, हवा, ठीक है, सूर्य, सिंपल सी बात है विश्व के अंदर है, पर रूम से मिलकर घर बना है ना,
तो ऐसी कोई चीज ढूंढनी है जो आपके पूरे के पूरे वर्ड को बनाती हो। तो सिंपल सी बात है, वर्ड के अंदर होते हैं आपके कंट्रीज यानी नेशन, और नेशन से मिलकर ही वर्ड बना है। विश्व की बात अगर की जाए या हमारे देश की बात की जाए तो देश किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है, आपके जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं, उनसे मिलकर बना है, शहरों से मिलकर बना है, गांव से मिलकर बना है। ठीक है, तो अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो आपको उनमें से एक कोई मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं, राष्ट्र हैं, उन सारे राष्ट्रों को मिलाकर बोला गया है कि एक विश्व है। ठीक, तो इस तरीके से जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? नेशन से। तो 100% करेक्ट कौन सा है आपका? नेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर क्लियर करनी होती हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? टच, फील, ग्रीट। बताइए, टच इज रिलेटेड टू फील एंड ग्रीट इज रिलेटेड टू व्हाट? आपको यहाँ पे बताना है कि जो ग्रीट है वो किससे रिलेट करेगा। यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गन्स की और फीलिंग्स की, है ना। यहाँ पर टच, ठीक, आपने किसी को टच से, मतलब ये एक फीलिंग्स है। ठीक, ग्रीट मतलब अभिवादन करना। तो अभिवादन करने का क्या मतलब है? ग्रीट मतलब जैसे हम किसी से मिले तो हमने उससे हाथ मिलाया, ठीक है, या किसी ने मतलब कुछ आपने बोला तो आपने उसको थैंक यू बोला, दिस इज कॉल्ड ग्रीट, मतलब आपने उसका अभिवादन किया। तो अब बताइए, ये स्माइल है, एक्नॉलेज है, सक्सेस है, या मैनर्स है? तो अगर आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये जो है ये आपका मैनर्स है, यानी शिष्टाचार से रिलेटेड है, पर बिल्कुल नहीं, ये शिष्टाचार से रिलेटेड, हाँ, ग्रीट का मतलब होता है कि आप मैनर्स के तहत कर रहे हैं, बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है। जैसे कि टच क्या है? टच एक फीलिंग है, तो ग्रीट भी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये किससे रिलेटेड है? आपने किसी को अभिवादन किया, यानी आपने उसकी जो आपने उसका जो ग्रीट है उसको एक्सेप्ट किया। ठीक, किसी ने आपसे हाथ मिलाया तो आपने पलट कर उसको हाथ मिलाया। किसी ने आपको थैंक यू बोला या मे आई कम इन बोला या इस तरह की कोई भी चीज़ बोली तो आपने उसको क्या किया? एक्नॉलेज किया। तो करेक्ट आंसर इज एक्नॉलेज, यानी ग्रीट क्या है? एक्नॉलेज करना है, अभिवादन को स्वीकार करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? अब यहाँ पर देखिए, कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गुड और बैड, है ना, रूफ, बताइए। अब यहाँ पर आपको सामने ही दिख रहा है कि जो गुड है और बैड है वो आपस में अपोजिट हैं। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, ये दोनों अपोजिट हैं, दैट मीन्स रूफ का अपोजिट आपको यहाँ पर निकाल देना है। तो छत की बात की गई है तो अपोजिट क्या होगा? फ्लोर होगा। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। तो फिर यहाँ वॉल्स, पिलर्स या खिड़की की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपस में क्या है? एंटोनिम्स है, यानी अपोजिट है, तो आपने उसका उठाकर अपोजिट लिख दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहे हैं लॉयन इज रिलेटेड टू डेन देन रैबिट इज रिलेटेड टू। तो आप बताएं कि लॉयन अगर डेन से रिलेटेड है तो आपका रैबिट किससे रिलेटेड होगा? तो सिंपल सी बात है कि डेन मतलब होता है गुफा। आपको इतना क्लियर हो गया कि जो लॉयन है वो कहाँ पर रहता है? वो गुफा में रहता है। तो आपको रैबिट का रहने का स्थान बताना है। तो अब आपके पास ऑप्शन है होल, पिट, बुरो, ट्रेंच। अब आपके पास देखिए चारों ही ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं ठीक लगेंगे, क्योंकि जो रैबिट है वो कहाँ पर रहता है? वो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी के पास, मिट्टी में रहता है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखें तो आपको कहीं ना कहीं चारों भी 100% तो नहीं पर कुछ ना कुछ सही लग रहे हैं। ठीक, जैसे खाई, पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, खाई तो नहीं हो सकता है ना, रैबिट जो है वो खाई के अंदर नहीं रह सकता है, सिंपल सी बात है, वो किसी छोटे बिल के अंदर मिट्टी के हिस्से में रहता है। ठीक, गड्ढा, तो गड्ढा भी नहीं हो सकता क्योंकि रैबिट तो छोटा सा होता है और गड्ढा तो बड़ा सा होता है और वो किसी बंद नुमा जगह में रहता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बात आता है होल और बुरो, यानी छेद और बिल। तो अगर यहाँ पर माउस होता तो फिर एक बार हम इस होल की बात कर सकते थे, क्योंकि माउस क्या होता है? छोटे छोटे होल में घुस जाता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है। 100% करेक्ट कौन सा है? वो है आपका बिल। जो खरगोश है वो बिल में रहता है। अगर आपको क्लियर है तो मतलब आप अपना 100% यहाँ पर आंसर टिक करेंगे और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नोवेल्टी इज रिलेटेड टू ओल्डनेस देन न्यूनेस इज रिलेटेड टू। आपको यहाँ पर बताना है कि जो अनूठापन है वो रिलेटेड है आपके पुरानापन से, तो नयापन किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आप जरा देखिए कि सीधी सी बात बोली गई है कि अनूठापन पुरानापन, ठीक, नयापन किससे रिलेटेड होगा। तो एक चीज़ देखिए, जब कोई चीज़ आप नोवेल्टी की लाते हैं और उससे आपने कोई मतलब पुरानी चीज़ देखी है, जैसे पहले के जो कॉइन्स वगैरह चला करते थे, ठीक है, पुराने आर्किटेक्चर्स आप देखते हैं, ठीक है, एलोरा अजंता की गुफाओं में जाते हैं, वहाँ पुरानी पुरानी मूर्तियाँ देखते हैं, तो वो देखकर आपको क्या समझ में आता है, वो देखकर आपको समझ में आता है कि ये क्या है, मतलब पुरानी चीज़ों से एक अनूठापन मिलता है। कहने का मतलब है जब कोई पुरानी चीज़ आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इसको देखकर एक नोवेल्टी पता चल रही है, ठीक। तो न्यूनेस कैसे आएगी, तो सिंपल सी बात है, जो न्यूनेस है, नयापन किस तरीके से आएगा, तो जरा नयापन देखते हैं। मॉडल नहीं हो सकता, ठीक। पुरातनता, अब देखिए ये और ये कुछ मैच करता है, तो एंटीक्विटी पुरातनता बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नई चीज लेकर आनी है। नयापन कैसे आता है, कल्चर, तो सिंपल सी बात है, कल्चर हमारा मतलब पुराना है, ठीक है, हाँ, कल्चर में हम नयापन लाए तो कुछ बन नहीं रहा है, तो बचता है एक डिस्कवरी, यानी अगर हम किसी नई चीज को खोजते हैं तो वो ही हमारे लिए एक नयापन लेकर आता है, न्यूनेस लेकर आता है। तो करेक्ट आंसर इज डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिटेक्टिव इज इन रिलेटेड टू इन्फॉर्मर, रिपोर्टेड इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको बताना है डिटेक्टिव यानी गुप्तचर जो खबरें लाता है, ठीक है, वो मुखबिर इन्फॉर्मर से रिलेटेड है, तो संवाददाता किससे रिलेटेड होगा। तो अब यहाँ पर रिलेशन देखिए, जैसे आपका जो गुप्तचर होता है, जो डिटेक्टिव होते हैं, मुखबिर का मतलब है कि उन्होंने जगह जगह अपने लोग रखे होते हैं, ठीक है, जो, क्योंकि एक बंदा हर जगह नहीं जा सकता, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए जगह जगह, तो उसके लोग मुखबिर होते हैं जो उनके जगह जगह की इन्फॉर्मेशन ला कर देते हैं। इसी तरीके से रिपोर्टर का काम क्या होता है, रिपोर्टर का काम होता है न्यूज़ बताना, ठीक है, चैनल्स के थ्रू आपने देखा होगा, जितने भी हमारे चैनल होते हैं उनमें आपको न्यूज़ बताना। अब क्या वो रिपोर्टर जगह जगह जाकर न्यूज़ कलेक्ट करता है, नहीं, रिपोर्टर जगह जगह कलेक्ट न्यूज़ नहीं करता है। वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर आपके होते हैं सोर्स, ठीक है, एडिटोरियल उसका अलग काम होता है, ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक। न्यूज़ वो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिपोर्टर के लिए न्यूज़ कहाँ से आती हैं, सोर्सेस से आती हैं, सूत्रों के हवाले से आती हैं। आपने न्यूज़ सुनी होगी तो उसमें हमेशा कहा जाता है सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। इसका मतलब है सोर्सेस के थ्रू, मतलब जो सोर्स है उनके, जो लोग हैं जगह जगह पर, वो उनको करेक्ट न्यूज़ लाकर देते हैं, जिनके थ्रू रिपोर्टर्स हमें वो चीज़ें बताता है। तो ये आपका रिलेटेड किससे था, सोर्स से। तो देखिए क्वेश्चंस जो हैं आपको 100% करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली आप ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमको करेक्ट लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जेन्युइन इज रिलेटेड टू ऑथेंटिक देन मिराज इज रिलेटेड टू, यानी कि विशुद्ध रिलेटेड है प्रामाणिक से, तो मृग तृष्णा किससे रिलेटेड होगा। तो आप एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक क्या है, ऑथेंटिक प्रामाणिक है, सत्य है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, जेन्युइन से। तो जेन्युइन और ऑथेंटिक आपस में क्या है, सिमिलर जैसे वर्ड है। अच्छा, मिराज क्या होता है, तो मिराज का मतलब होता है कि इल्यूजन, ठीक है, भ्रम होना, ठीक। आपने कोई स्टोरीज भी पढ़ी होगी, जो रेगिस्तान में जब बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो आपका वहाँ पर जो रेत होती है वो कुछ राउंड शेप में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मृग तृष्णा, यानी कि इल्यूजन, जो आपको एक भ्रम पैदा करता है, आपको लगता है कि वहाँ पर कोई इमेज बन रही है, तो वो है इल्यूजन। तो मिराज इज इल्यूजन, याद रखिए ये आपका एक भ्रम है, हाइड आउट नहीं है, इमेज नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मृग तृष्णा को मोस्टली हम लोग समझते हैं वो इमेज के बारे में बात कर रहा है, नहीं, इट इज अ इल्यूजन, यानी भ्रम पैदा करता है, जो कि हमें लगता है कि वो रियल है, पर एक्चुअल में वो रियल नहीं होता है, दिस इज योर इल्यूजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉटनी
प्लांट्स एंड एंटोमोलॉजी। तो आपको यहाँ पर बताना है बॉटनी प्लांट से कैसे रिलेटेड है और एंटोमोलॉजी से रिलेटेड क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। अगर आप बॉटनी आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा हर तरह के प्लांट्स के बारे में बात की जाती है। तो बॉटनी किस तरीके से रिलेटेड है, पौधों से रिलेटेड है, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो एंटोमोलॉजी आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, ये है आपका कीट विज्ञान, यानी कि यहाँ पर किसके बारे में स्टडी होगी, इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड आपका एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जीएस की भी बातें पता होनी चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको मालूम है कि किस चीज़ के स्टडी को क्या बोला जाता है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट is related to Great Britain and Congress is related to what। तो आपके दिमाग में सबसे पहला आंसर कौन सा आएगा, आपके दिमाग में सबसे पहला आंसर आएगा भारत, और आप टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मेरा एक क्वेश्चन तो सही है, पर आपका एक क्वेश्चन 100% गलत है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब हमारे यहाँ जो पार्टी है उसका नाम कांग्रेस है, पर एक्चुअल में कांग्रेस का कुछ और ही मीनिंग है। तो उसके लिए आपको जीएस जिसने पढ़ी है उसको पता होगा कि यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग भी पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रेट ब्रिटेन की जो मतलब संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना था, उसका नाम है पार्लियामेंट। तो कांग्रेस किस जगह की संसद का नाम है, कांग्रेस हमारे भारत में एक पार्टी का नाम है, बट अगर यहाँ पर संसद की बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर कांग्रेस जो है वो यूएसए का है। कौन है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पर्टिकुलर नाम है कांग्रेस। तो याद रखिएगा कांग्रेस भारत से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ अ नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बट यूएसए में वो उसके संसद का नाम है जो कि कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है यूएसए, भारत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी, माइंड एंड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, जो आपका साइकोलॉजी है वो माइंड से रिलेट कर रहा है, आपको बताना है ऑर्निथोलॉजी क्या है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर ये माइंड से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये साइकोलॉजी क्या होती है, माइंड के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में यानी दार्शनिक चीज़ों में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अपने मन के जो विचार होते हैं, माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी क्या है, ठीक, ये थोड़ा समझिएगा। ऑर्निथोलॉजी नीचे लिखा हुआ है पक्षी विज्ञान, पहले दिख गया आपको। तो यहाँ पर पक्षी कौन है, बर्ड्स के बारे में, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, यानी कि चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में जो आपका स्टडी होता है उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। ये आसान बहुत होता है क्योंकि इसमें आपको बस रिलेट ही करना है, लेकिन जब इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो रिलेट कर देते हैं पूरे के पूरे जीएस से, साइंस से, ठीक है, मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। यहाँ पर हम आप नंबर से रिलेटेड भी एनालॉजी को करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।